दोस्तों, दूसरे दिन उत्तर प्रदेश का मैंने देखा भौतिक विभाजन, जलवायु और भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में। शुरू करते हैं। भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश को भौतिक स्वरूप में प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, ये जो आप देख रहे हैं, तराई क्षेत्र। दूसरा, गंगा यमुना का मैदान। और तीसरा, विंध्य का पठार या बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार क्षेत्र। यहाँ आप 4 भागों में देख रहे हैं। शिवालिक की तलहटी, जिसे भाबर कहा जाता है, भाबर, ये और तराई दोनों मिला के एक बेल्ट बनते हैं, इसीलिए। तो सबसे पहले शिवालिक की तलहटी, भाबर या तराई क्षेत्र के बारे में देखते हैं। भाबर यह उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र होता है। ठीक है, भाबर को उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र कहते हैं। यह पतली पट्टी के रूप में सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक विस्तृत है। सहारनपुर के आसपास ये 34 किलोमीटर चौड़ा है और जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ता है चौड़ाई कम होती जाती है। ठीक, ये ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ क्यों है? नदियाँ जब पर्वत से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लाती हैं और पर्वत के नीचे मैदानी भाग में पहुँचते ही ये पत्थर एक साथ जमा हो जाते हैं। यही क्षेत्र होता है भाबर और इसीलिए ये कम उपजाऊ होता है और कंकड़ीला, पथरीला या बड़े बड़े पत्थरों वाला होता है। ठीक, अब भाबर के ठीक नीचे तराई क्षेत्र। यह पट्टी पूर्व में कुशीनगर से लेके पश्चिम में सहारनपुर तक फैला हुआ है। ठीक, इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक आते आते कम होती जाती है। पश्चिम में कम है और पूर्व में ज़्यादा है। सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक इसका विस्तार है। समतल और नम है और साथ ही मिट्टी से बना हुआ है। वर्षा तराई क्षेत्र में अधिक होती है। तराई क्षेत्र अत्यधिक दलदल और दलदली मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए कम ठीक होती है, स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। यहाँ पे पेयजल कम गहराई वाले पंपों में भी प्राप्त होता है। जैसे आप अगर तराई क्षेत्र में 30 से 40 फीट तक बोर करेंगे तो आपको पेयजल मिल जाएगा, लेकिन ये गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। तराई क्षेत्र के जो वृक्ष हैं वो क्या हैं? साल, सेमल, साखू और हल्दू। तो तराई के जो वृक्ष हैं उसको साल, सेमल और साखू और हल्दू हैं। यहाँ पे घासें लंबी होती हैं और वर्षा की अधिकता और भूमि की उर्वर होने के कारण अधिक पानी चाहने वाले गन्ना और धान की खेती होती है। ठीक है, हम भाबर क्षेत्र को फिर से रिकैप करते हैं। मोटे कंकड़ पाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बेल्ट है ये पट्टी, सबसे ऊपर वाला बेल्ट है। सहारनपुर से लेकर कुशीनगर से है और पश्चिम में अधिक चौड़ा है। यहाँ पे 34 किलोमीटर लगभग है। कितना किलोमीटर सहारनपुर में? 34 किलोमीटर। ठीक, अब तराई क्षेत्र का रिकैप करते हैं। भाबर के दक्षिण में है पहले भाबर और उसके जस्ट नीचे है तराई का क्षेत्र। भाबर के नीचे क्या है? तराई। पूर्व में अधिक चौड़ा है। तराई क्षेत्र साल, सेमल, साखू, हल्दू के वृक्ष पाए जाएंगे। घासें लंबी होंगी, वर्षा अधिक होगी और नम और उपजाऊ मृदा अधिक होगी। ठीक है, धान एवं गन्ना की फसल होगी। पेयजल की गुणवत्ता निम्न क्वालिटी की होगी और जलवायु भी गुणवत्तापूर्ण नहीं होती है। मध्य गंगा का मैदानी भाग। ठीक, दक्षिण के पठारी और उत्तर के भाबर और तराई क्षेत्र के बीच में आता है। ये भाबर और तराई क्षेत्र और नीचे दक्षिण का पठारी क्षेत्र, इसके बीच में है गंगा का मैदान। सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा जाएगा: ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और पूर्वी मैदान। ऊपर, मध्य और पूर्वी मैदान। ठीक, पश्चिम में इसकी सीमा यमुना नदी और पूर्व में इसकी सीमा गंडक नदी द्वारा। पूर्व में कौन सी सीमा बनाती है? गंडक। और पश्चिम में कौन नदी इसकी सीमा बनाती है? यमुना। और बीच में क्या है? गंगा यमुना का दोआब। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। यह मैदान, गंगा का मैदान, उसकी सहायक नदियों यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा, गंडक द्वारा लाई गई कांप मिट्टी, कीचड़ और बालू द्वारा निर्मित होता है। ठीक, इसकी ऊंचाई 80 से 300 मीटर है। तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ऊंचाई मैक्सिमम कितनी है? 300 और मिनिमम कितनी है? 80 से लेके 300 तक है।
इसकी ऊंचाई। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है। मैदान का ढाल क्या है? उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की ओर, यानी कि नदियां आएंगी ऐसे। ये है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ये है साउथ ईस्ट। ठीक, उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की ओर। नदियों द्वारा निक्षेपित कांप मिट्टी और उसकी संरचना के आधार पर मैदान को दो उपभागों में बांटा जा सकता है। पहला है बांगर, दूसरा है खादर। बांगर क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां पे नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है, हजारों वर्षों से नहीं पहुंचा है। ठीक है, बांगर क्षेत्र नदियों के पानी न पहुंचने के कारण वहां कृषि का उपयोग के कारण वहां की मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो चुकी है। और खादर क्षेत्र से तात्पर्य उन कछारी क्षेत्रों से है जहां पर नदियों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता है, अतः यह अत्यंत उपजाऊ होती है। खादर क्षेत्रों में नदियां अगर अधिक आवरण क्षय कर देती हैं तो उनसे बीहड़ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीहड़। यमुना और चंबल के तटवर्ती इलाकों में बीहड़ है। यह बीहड़ की मिट्टी नितांत अनउपजाऊ होती है। तो पहला है खादर, ये इसे कहते हैं नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ मृदा, क्योंकि हर वर्ष नदियां यहाँ पे मिट्टी को रिचार्ज करती रहती हैं। और दूसरा है बांगर, बा से है तो बांगर से बूढ़ा याद कर सकते हैं। यह है पुरानी जलोढ़, जहाँ पे कभी नदियाँ आई थीं और जलोढ़ मृदा को ला के रख चुकी थीं, लेकिन कृषि होते होते उसकी मृदा की उर्वरकता कम हो चुकी है। ये पुरानी जलोढ़ मृदा है और अब कम उपजाऊ है। ठीक, अब खादर में देखते हैं। खादर मृदा, जहाँ पे नदियाँ हर साल नवीन जलोढ़ मृदा कुछ न कुछ लाती रहती हैं, अगर नदियाँ मृदा के आवरण को नष्ट कर देती हैं, आवरण को नष्ट कर देती हैं, तो बीहड़ का निर्माण होता है। बीहड़, और ये बीहड़ होता है अनउपजाऊ, नितांत अनउपजाऊ। ठीक, दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र क्या है? पहाड़ भी है और पठार भी है। यह मध्य मैदान जो गंगा यमुना का दोआब था उसके ठीक दक्षिण में स्थित है। यह भूभाग वास्तव में प्रायद्वीपी भारत, जो भारत का प्रायद्वीपी भाग है अर्थात दक्कन का पठार है, उसका उत्तरी विस्तार है। दक्कन का पठार का उत्तरी भाग है ये आपका। जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है वो दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है। ठीक, इसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना नदियां हैं, दक्षिणी सीमा पर विंध्य पर्वत श्रेणी है और पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी है। इसकी उत्तरी सीमा ये गंगा यमुना नदी हो गई, गंगा या यमुना नदी आ गई, इसकी नॉर्थ बाउंड्री बनाएंगे। विंध्य पर्वतमाला है, विंध्याचल, ये इसकी दक्षिणी सीमा बनाएगी। पश्चिमी सीमा एक बेतवा नदी बनाएगी। कौन सी नदी? बेतवा। और ये है विंध्य, और ये है नदियां उत्तर वाली। ठीक, तो बीच में आपका जो पड़ता है ये है पर्वतीय पठारी क्षेत्र। ठीक, इसकी पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी प्रवाहित होती है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, दक्षिण, साउथ से नॉर्थ की ओर इसका ढाल है। ठीक, इसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का सुदूर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग है। मिर्जापुर का भी कुछ भाग है और सोनभद्र का भी भाग है। बुंदेलखंड पठार के क्षेत्र में कुछ अंश बघेलखंड का भी शामिल है। सोनभद्र व सोनपुर व रामगढ़ की पहाड़ियाँ सोन नदी के क्षेत्र बघेलखंड के अंतर्गत आता है। जो बुंदेलखंड है ये उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा इलाका है, जैसे उत्तर प्रदेश का जो ये इलाका है ये बुंदेलखंड है, और बघेलखंड इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलाका। ठीक, तो सोनभद्र में सोनपुर की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी और सोन नदी का क्षेत्र बघेलखंड के अंतर्गत आता है। ठीक,
इस पठार की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन कुछ जगह पे ये 600 मीटर भी जाती है। तो ऊंचाई अगर आपको पूछा जाए तो औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर आती है। मिर्जापुर व सोनभद्र की सोनाकर या कैमूर पहाड़ियाँ हैं। ठीक। प्राचीन चट्टानों एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। यह प्रायः कंकड़ीली और उजाड़ है। पहाड़ियों का आवरण क्षय और घर्षित हुआ और अपशिष्ट रूप में वो पहाड़ियाँ विद्यमान हैं। ठीक। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, जिसमें चंबल और बेतवा केन पठार को काटती हुई यमुना नदी में मिल जाती हैं और सोन और टोंस नदी गंगा नदी में मिल जाती है। नदियों की पठारी क्षेत्र में संकीर्ण घाटियां पाई जाती हैं। पठारों में जल स्रोत मिलते हैं। नदियों अनेक स्थानों पर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। नदियां पूरे पठारी क्षेत्र में कम वर्षा होती है और जल के अभाव में भीषण गर्मी के कारण यहाँ वृक्ष छोटे रह जाते हैं, उनका विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक। ढाल देखेंगे आप, ढाल है साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक। उसके बाद जिला जो है वो आप हमीरपुर, महोबा, झांसी, चित्रकूट ये सब है। इसमें कुछ बुंदेलखंड के साथ साथ बुंदेलखंड और प्लस बघेलखंड दोनों का आता है। ठीक। ऊंचाई जो है हाइट ये 300 से 600 मीटर है। ठीक। मिर्जापुर में और सोनभद्र की सोनाकर और कैमूर पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों का नाम अगर पूछा है कौन कौन सी पहाड़ियां हैं तो आप याद करेंगे कैमूर की पहाड़ियां और सोनाकर की पहाड़ियां। सोनाकर और कैमूर। चट्टानें कैसी हैं? प्राचीन चट्टानें हैं। नीस सबसे फेमस चट्टान है और यह पर्वतों के अपक्षय एवं घर्षण, ये घर्षित पर्वत हैं, एक तरीके से घिसे हुए पहाड़ हैं ये भाग। अब इसमें नदियां कौन कौन सी हैं? तो बुंदेलखंड में या बघेलखंड में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदियां। तो ये जो नदी आती है ये बघेलखंड के अंतर्गत आती है, बघेलखंड, और ये सभी नदियां बुंदेलखंड के क्षेत्र में आती हैं। अब चंबल हुआ यमुना से मिलता है, सिंध हुआ ये भी यमुना से मिलेगा, बेतवा हुआ ये भी यमुना से मिलेगी और केन हुआ ये भी यमुना से मिलेगी। लेकिन टोंस और सोन नदियाँ प्रयागराज के बाद जब गंगा और यमुना आपस में मिल जाती हैं तो ये गंगा नाम से आगे बढ़ती है। तो टोंस यहाँ जाके प्रयागराज में ही मिल जाती है, सोन नदी आगे चल के पटना के आसपास मिलती है बिहार में। ठीक, गंगा में। अब मृदा की बात देखते हैं। अधिकांश मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि ज़्यादातर भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी का नाम आपने सुना होगा, तो लाल मृदा फेरस ऑक्साइड के कारण लाल हो जाती है। तो अधिकांश मृदा कौन सी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है जो उर्वरक नहीं होती है। जलाशयों का निर्माण करके सिंचाई एवं पीने योग्य जल की व्यवस्था की जाती है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं चना, अरहर, सरसों, ज्वार एवं गेहूँ। ठीक। कम पानी वाली फसलें पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु देखते हैं। भौगोलिक विषमताओं के कारण उत्तर प्रदेश में क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं। फिर भी सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु कहेंगे। समशीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी, एक लाइन में कहना हो तो क्या कहेंगे? उपोष्ण मानसूनी, दो शब्दों में। यहाँ वर्ष में 3 ऋतुएं घटित होंगी, गर्मी, वर्षा और शीत ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु देखते हैं। सूर्य कर्क रेखा की ओर जब बढ़ता है तो तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। जून में कर्क रेखा के सीधे ऊपर पहुंच जाता है। 21 जून वो समय आता है, आप अभी पढ़ेंगे। उच्चतम बिंदु पर कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और इसी कारण अधिकतम गर्मी होती है।
अधिकतम तापमान गर्मियों में जाता है 36 सेंटीग्रेड से लेके 39 सेंटीग्रेड तक, और न्यूनतम औसत तापमान रहता है 21 से 23 सेंटीग्रेड। ताप अंतर जो रहता है 14 सेंटीग्रेड का, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो दिया जाएगा वो 36 से 39, मतलब 37-38 मान लो, और न्यूनतम टेम्परेचर जो रहेगा गर्मी में वो 21 से 23 या 22 मान लो। तो दोनों का गैप जो बनता है वो 14 सेंटीग्रेड का बनता है, ठीक। कर्क रेखा के नज़दीक जो बेल्ट पड़ता है, प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ये सब बुंदेलखंडीय नगर, इन सब का तापमान 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, ठीक। कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री, ठीक। इसके पास में उत्तर प्रदेश का दक्षिणी इलाका पड़ता है जो पठारी क्षेत्र है, और इसीलिए यहाँ का तापमान और अधिक होता है, ठीक है। अब इस ऋतु में मई व जून के महीने में पश्चिमी हवाएं तीव्र हो जाती है, जिन्हें लू कहते हैं। लू क्या है? उत्तर प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से चलने वाली पछुआ हवा, जानते हो पछुआ, सुनते हैं पछुआ हवाओं को लू कहते हैं। ये 10 बजे से, मतलब दिन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलती हैं, गर्म होती हैं और शुष्क होती हैं, मतलब इनमें नमी नहीं होती है, एकदम बिना नमी के होंगी, शरीर को झुलसा देती हैं। और कभी कभी इन हवाओं से सामुद्रिक हवाएं मिल जाती हैं, तो परिणाम स्वरूप ये 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने लगती हैं, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु आपका पहला ऋतु ग्रीष्म खत्म हुआ। अब हम देखेंगे वर्षा ऋतु। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून या पूर्वा जून के तीसरे से चौथे सप्ताह में, जून का मतलब 21 तारीख या 23 तारीख के बाद, हम बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। पहला इधर केरल से होते हुए इधर चला आता है, दूसरा बंगाल की खाड़ी प्रवेश करता है, और यही बंगाल की खाड़ी वाला उत्तर प्रदेश में आके वर्षा करता है, ठीक। तो पूरब से आता है, इसीलिए पूर्वा दक्षिणी पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है, और यही मानसून का कुछ भाग आगे वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम निकल जाता है, लेकिन इसका कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ जाता है, जो हिमालय से टकराकर पुनः वापस आ जाता है और तराई इलाकों में फिर से खूब वर्षा करता है। तो यानी कि पूर्व से घुसने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून दो भागों में बढ़ जाती है, एक पश्चिम की ओर निकल जाएगी, दूसरा हिमालय से टकरा के वापस आएगी, और हिमालय से टकरा के वापस आएगी तो तराई क्षेत्र में फिर से बारिश करेगी, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से कुछ वर्षा प्रदेश के पठारी और पश्चिमी मैदान में भी होती है। तो जो प्रदेश का पश्चिमी मैदान है ये, और पठारी मैदान है ये, दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ पे भी वर्षा होती है। प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाएगी। जाहिर सी बात है, हमने शुरुआत में पढ़ा भौगोलिक विषमता है तो जलवायु विषमता होगी ही होगी। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होगी, जिसको 184.7 सेंटीमीटर वर्षा है, और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रदेश की औसत वर्षा है 91 सेंटीमीटर, ठीक है, 91 सेंटीमीटर। जैसे जैसे प्रदेश में हिमालय से आप दूर आते जाएंगे, मतलब दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे, ये है हिमालय, यहाँ से दूर आते जाएंगे, मतलब दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे, वर्षा कम होती जाएगी। और जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे, वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। यानी कि आप उत्तर से अगर दक्षिण आएंगे तो वर्षा कम हो जाएगी, और पूर्व से अगर पश्चिम जाएंगे तो वर्षा कम हो जाएगी, ठीक। जैसे गोरखपुर में वर्षा के दिन 56 दिन हो सकते हैं, लेकिन पश्चिमी भागों में 32 दिन ही वर्षा होती है। जाहिर सी बात है, मथुरा में 54 सेंटीमीटर ही बारिश करनी है, तो 32 दिन काफ़ी हैं, थोड़ा थोड़ा बरस देंगे, लेकिन गोरखपुर में 184 सेंटीमीटर जाना है, ठीक। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण वर्षा लगभग 83% भाग, मतलब 80 + 3 83% भाग इस 3 महीने में पाता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून के तीसरे चौथे सप्ताह में दक्षिणी पूर्वी मानसून पहुंचता ही है, तो जून का लास्ट खत्म, फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर में 83% बारिश हो जाती है। इस ऋतु में तापमान थोड़ा कम ही हो जाएगा, गर्मी में था 36 से 39,
लेकिन यहाँ 32 से 34 और न्यूनतम तापमान 25 सेंटीग्रेड होता है, अंतर 14 सेंटीग्रेड का होता है। ग्रीष्म ऋतु का देखेंगे क्या, ग्रीष्म का। ग्रीष्म में मैंने देखा कि 36 से 39 मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर जो है 21 से लेके 23 सेंटीग्रेड है और तापमांतर जो आया वो 14 सेंटीग्रेड का है। ठीक। गर्म कहाँ होगा, पश्चिम में। सबसे ज़्यादा गर्मी पश्चिम में पाई जाएगी, ठीक, या दक्षिणी भागों में, क्योंकि ये कर्क रेखा के नज़दीक है, ठीक, पास में है। यहाँ क्या चलती है, लू, ये पश्चिमी हवाएं होती हैं गर्मी के महीनों में, 10 बजे से लेके 5 बजे शाम तक चलती हैं। ठीक। अब हम देखेंगे वर्षा ऋतु। तो ज़्यादातर वर्षा कैसी होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, लेकिन ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है पूर्व तरह से, आता है भारत इंडिया में पूर्वी तरफ से, ठीक, पूर्वी दिशा से। ठीक। वर्षा की मात्रा अगर आप पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो कम होगी, उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो कम होगी। तो वर्षा जो पानी है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है कि अगर आप पूरब से पश्चिम गए, सीधी दिशा, पहली दिशा पूरब है तो पश्चिम गए कम हो जाएंगे, उत्तर से दक्षिण गए तो कम हो जाएंगे। तो वर्षा की मात्रा का बहुत अच्छा क्या है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है सबसे अधिक वो होगी गोरखपुर और सबसे कम मथुरा। ठीक। तो वर्षा ऋतु उत्तर से दक्षिण आने पे कम, पूर्व से पश्चिम जाने पर गोरखपुर में 184 सेंटीमीटर, मथुरा में 54 सेंटीमीटर, औसत 91 सेंटीमीटर और 83% वर्षा सबसे अधिक जुलाई अगस्त सितंबर में होगी। शीत ऋतु। प्रदेश का शीत ऋतु नवंबर से लेकर फरवरी तक चलता है। कब, नवंबर से फरवरी। जनवरी का तापमान सबसे निम्नतम रहता है। जनवरी प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना है, यानी प्रदेश में सबसे ज़्यादा ठंडी कब पड़ती है, जनवरी महीने में। विभिन्न भागों में तापांतर बहुत अधिक होता है। दक्षिणी पहाड़ी भाग जो देखते हैं उसमें अगर मैक्सिमम टेम्परेचर देखेंगे 28 सेंटीग्रेड और न्यूनतम टेम्परेचर 13 सेंटीग्रेड, और मैदानी भागों में 27 से 8 सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक। शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान कम होता है और उत्तरी पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में सबसे अधिक ठंडा रहता है, उत्तरांचल में बर्फबारी होने के कारण। ठीक। शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश होने वाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। अब भाई आप सुनेंगे क्या कहेंगे, पश्चिमी विक्षोभ। जो ठंडी में बारिश होती है उत्तर प्रदेश में या पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब बेल्ट में जो ठंडी में बारिश होती है उसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ठीक है। तो हम शीत ऋतु को देखते हैं फिर से एक बार। सबसे अधिक शीत पश्चिमी इलाके में। ठीक। क्यों, क्योंकि उत्तराखंड में यहाँ होती है बर्फबारी। और सबसे कम ठंडी कहाँ पड़ती है, दक्षिणी क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि यही है कर्क रेखा के नज़दीक, तो यहाँ गर्मी पड़ेगी। और जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे हिमालय की तरफ तो अधिक ठंडाई, ठीक, होता जाएगा। और पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ठंडी बढ़ जाएगी। ठीक है। औसत तापमान आप ऐसे 27 से 8 सेंटीग्रेड यहाँ औसत तापमान रहेगा। और ठंड में बारिश उत्तर प्रदेश के कई बार आप देखेंगे 1 जनवरी के आसपास बारिश होती है। तो होता है पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं वो भूमध्य सागर क्रॉस करके ईरान, पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं यहाँ पे। तो राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बारिश करते हैं।
बहुत हल्की बारिश होती है जो रबी की फसलों के लिए, कहाँ, रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। जैसे जब गेहूं बोए रहते हैं तो गेहूं की सिंचाई कम करनी पड़ती है किसानों को। ठीक है। उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। ठीक, ये तो आपका मानसूनी क्षेत्र का इमेज है। ठीक है, तो भूगर्भिक संरचना यहाँ से शुरू होती है। तृतीयक चट्टानें, चतुर्थक चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, आर्कियन चट्टानें और गोंडवाना चट्टानें। ठीक, तो भूगर्भिक रूप से भिन्न भिन्न चट्टानों की भिन्न भिन्न मृदाएं पाई जाएंगी। तो सबसे पुरानी यहाँ से शुरू होंगी। ठीक है, आर्कियन, ये प्री कैम्ब्रियन एरा की चट्टानें हैं जो सबसे प्राचीन है। उसके बाद आपके आएंगे विंध्य क्रम की चट्टानें, और विंध्य क्रम की चट्टानों के बाद गोंडवाना की चट्टानें। गोंडवाना की चट्टानों में आपने सबसे अधिक कोयला देखा होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये गोंडवाना की चट्टानें सबसे ज़्यादा कहाँ, सोनभद्र में है। इसीलिए सोनभद्र के सिंगरौली में आपने पढ़ा होगा ये कोयला क्षेत्र है। ठीक है, फिर आती हैं तृतीय क्रम की चट्टानें जो हिमालय बना था और टेथिस सागर के उत्थान के बाद, तो यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। और फिर आती हैं चतुर्थक क्रम की चट्टानें, ये प्लीस्टोसीन, क्या है, प्लीस्टोसीन युग के बाद इनका जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थी, इन्होंने मृदाओं को ला ला के, जलोढ़ मृदाओं को ला ला के इन मैदानों का निर्माण किया है। ठीक, यहाँ से जो बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है और ये पर्वत है। ठीक, इसके बीच में थी खाई। नदियों ने ला ला के नवीन जलोढ़ मृदाओं के द्वारा या पुराने जलोढ़ मृदाओं के द्वारा इन मैदानी भागों का निर्माण किया है। तो देख लेते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें जो आपने देखा था कहाँ पे, ललितपुर में। ठीक, ये सोनभद्र और ललितपुर में पाई जाएंगी। सबसे पुरानी चट्टानें हैं जिन्हें प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें कहा जाता है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। ठीक है, जब दो भागों में बटा था, अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसमें सिस्ट, नीस और ग्रेनाइट पाए जाएंगे। तो आर्कियन, क्या, आर्कियन ऐसे याद करना, रमेश की नीलम, तो आर्कियन सबसे पुराना है। ठीक, सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट। और आर्कियन की चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें टा और ना पाया जाएगा। जैसे नीस ना, ग्रेनाइट में तो दोनों है, ना और टा दोनों, सिस्ट में टा। ठीक, उसके बाद आर्कियन के बाद आया विंध्य क्रम की चट्टानें। ये बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार में पाई जाएंगी, सोन नदी घाटी में पाई जाएंगी। ठीक, मूलतः औषधि चट्टानें हैं। कुड़प्पा चट्टानों के अनाच्छादन से बना है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें थी, आर्कियन के बाद जो आती थी वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती थी। इनका जब अपरदन हुआ तो ये विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। इनमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर आप सबसे ज़्यादा देखिए मिर्ज़ापुर में देखे होंगे ना, इधर मिर्ज़ापुर बेल्ट जो है, चुनार मिर्ज़ापुर में, वहाँ लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। तो इसी से अशोक के सारे शिलालेखों का निर्माण हुआ है। अशोककालीन शिलालेख, लाल बलुआ पत्थर चुनार वाले, चुनार, लाल बलुआ पत्थर। ठीक, और चूना पत्थर भी पाया जाता है। गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बीच का प्राकृतिक विभाजक है। उत्तर प्रदेश का ऊपरी बेल्ट गंगा का मैदान हो गया ये, और नीचे पठार हो गया। अब बीच में पाएंगे विंध्य क्रम की चट्टानें। ठीक, तृतीयक चट्टानें हिमालय की तलहटी में था, टेथिस सागर और हिमालय उत्थान के दौरान निर्मित हुआ, जीवाश्म उपस्थित रहते हैं। ठीक, चतुर्थक क्रम की चट्टानें यानी गंगा का मैदान तो था, उसमें जलोढ़ मृदा है। प्लीस्टोसीन काल के बाद, वो प्लीस्टोसीन काल, जब आप प्लीस्टोसीन में सुने होंगे कि उस काल में ही राजस्थान से समुद्र का पीछे हटना शुरू हुआ था। बांगर और खादर मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे ऊपर आपने पढ़ा, ये पुरानी वाली जलोढ़ मृदाएं हैं। खादर, खाद वाली मतलब नवीन जलोढ़ मृदाएं हैं, हर साल नया खाद है। और बांगर बूढ़ी हो चुकी है, पुरानी जलोढ़ मृदा है। तो हम पहला देख लेते हैं, क्या था, आर्कियन। क्या था, आर्कियन। आर्कियन में ये प्री कैम्ब्रियन एरा की थी। और क्या था, सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट चट्टान थी। सोनभद्र और ललितपुर में जो दोनों लटके हुए हैं
सोनभद्र भी लटका हुआ है नक्शे में और ललितपुर भी लटका हुआ है। ये दोनों लटके हुए क्षेत्र में ये दोनों पाए जाएंगे। दूसरा था विंध्या। विंध्या, ठीक। विंध्य में आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा था क्या? लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। ये मूलतः अवसादी थी। क्या थी? अवसादी। कुड़प्पा चट्टानों के अनाच्छादन से बनी थी, ठीक। ये है प्राकृतिक विभाजक। प्राकृतिक विभाजक किसके किसके बीच में? मैदान, गंगा का मैदान और दक्षिण का पठार। मैदान और पठार के बीच का ये प्राकृतिक विभाजक है, ठीक है। अब तीसरा आपने पढ़ा था तृतीयक। ये हिमालय वाली थी, हिमालय की तलहटी। इसमें पाए जाएंगे जीवाश्म, ठीक। जो टेथिस सागर में जीव रहते थे वो। और चौथा आपने पढ़ा था मैदान। मैदानी भाग में जाएगा प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन युग के बाद हिमालयी नदियों ने निक्षेपित करके गंगा के मैदान का निर्माण किया है। धन्यवाद।